लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्ती अनुपातों का नियम करेंगे। तो पहले नियम के बारे में जान लेते हैं। It states that in short period, as more and more of variable factors are combined with fixed factors, then MP starts rising, then starts falling, becomes zero and then negative. In context of total production, TP increases at increasing rate, then at decreasing rate and then falls. तो ये है परिवर्ती अनुपातों का नियम। ये कह रहा है कि अल्पकाल में जब कुछ परिवर्तनशील साधन जैसे कि लेबर के साथ कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स यानी प्लांट एंड मशीनरी के साथ काम किया जाता है, तो शुरू में एमपी पहले बढ़ता है, फिर गिरना शुरू होता है, जीरो हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। और अगर टोटल प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो जो टीपी है वो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और फिर गिर जाता है। तो ये जो लॉ है ये शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल क्या है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अल्पकाल में एक बार फिक्स्ड फैक्टर्स यानी कि प्लांट और मशीनरी लग गई है, उसके बाद आप सिर्फ लेबर को बढ़ा के ही उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें दो एजम्पशंस हैं, दो मान्यताएं हैं। एक है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज इन टेक्निकल नो हाउ। और दूसरा है ऑल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब सभी जो फैक्टर्स हैं यानी कि लेबर है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो इक्वली एफिशिएंट है। अब हम इस लॉ को टेबल के हिसाब से देखेंगे। देखिए प्रोड्यूसर है, उसने सारी तैयारी कर ली है, मशीनें प्लांट मशीनरी लग गई है, रॉ मटेरियल तैयार है, जितनी भी इनिशियल कोई पेमेंट्स करनी है वो हो चुकी हैं, तो अब सिर्फ लेबर लगानी है। तो देखिए जब वो यहाँ पर फर्स्ट लेबर लगाता है तो टीपी 8 है, जब दूसरी लगाता है तो 18 हो जाती है, तीसरी लगाता है तो 30 हो जाती है, चौथी हो जाती है लगाता है तो 36, पांचवी लगाता है 40, फिर 40 छठी और फिर 35। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीपी जो है बढ़ रहा है और यहाँ पर आके स्थिर हो गया और फिर टीपी गिरने लगा है। अगर आप एमपी को देखें तो पहले हम जान लेते हैं कि एमपी टीपी से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहले यूनिट ने किया 8, तो 8 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद टीपी हो गया 18, यानी दो जब मजदूर लगे तो 18 पहले मजदूर ने किया था 8, तो 18 में से 8 गए 10। जब तीसरा मजदूर लगा तो टीपी हो गया 30, और दो मजदूरों ने कितना किया 18, तो तीसरे ने कितना किया 12। चौथा लगा तो 36 हो गया और तीन ने किया था 30, तो अगर 36 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएंगे 6। इस तरह से टीपी हम उल्टा घटाएंगे तो एमपी ज्ञात हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। और एमपी से टीपी निकालना भी आसान है। पहले मजदूर ने किया 8, दूसरे ने किया 10, 10 और 8 18 यहाँ आ गया, तीसरे ने किया 12, 18 में दो ने 18 किया था, 12 और जोड़ दिया, आ गया 30। चौथे ने 6 किया तो 36, इस 4 किया तो 40। ऐसे हम एमपी से टीपी भी निकाल सकते हैं। अब ये है एपी। एपी जो है इसको हम टीपी को नंबर ऑफ यूनिट्स यानी लेबर से भाग करते हैं। तो 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 2 से किया 18 को किया तो ये आ गया आपका 9, और 3 को किया तो आ गया 10, 3 को 30 से डिवाइड किया तो आ गया 10। इस तरह से हम डिवाइड करके हम एपी को ले लेते हैं। तो अगर सारी टेबल को देखें तो हमें टीपी देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर आकर स्थिर हो गया 40 और 40, यहाँ पर आकर गिर गया।
एमपी को देखिए, पहले बढ़ रहा है, 8 से हो गया 10, 10 से हो गया 12, फिर घटना शुरू हो गया 6, 4, 0 और फिर माइनस पे आ गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही एपी देखेंगे तो ये बढ़ रहा है मगर एमपी से कम है, यहाँ दोनों बराबर हो गए। इसके बाद एमपी तेजी से गिरता है और ये एपी से ज्यादा है। जो आप और ध्यान से देखिए, एमपी को अगर देखें तो 8, 10, 12 उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। एमपी बढ़ रहा है इसलिए टीपी भी बढ़ती दर से 3 यूनिट तक बढ़ रहा है। अब इसके बाद ये जो है ये वाली कहलाएगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है इसलिए 3 तक फर्स्ट स्टेज कहलाएगी, जब उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और इसके बाद 4, 5 और 6 यहाँ पर एमपी गिर रहा है और 0 हो गया। तो जब तक एमपी धनात्मक है दूसरी स्टेज है यहाँ पर, और यहाँ 40, और जो लास्ट है जहां पर कि उत्पादन गिर गया है, एमपी माइनस हो गया है, तो ये थर्ड स्टेज है जहां पर उत्पादन जो है नेगेटिव रेट से बढ़ रहा। तो और भी इस टेबल में देखने के लिए है, ये देखिए, जब टीपी मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो एमपी है 0, और जब यहाँ पर टीपी गिरता है ये तब होता है जब एमपी माइनस हो जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी गिरता है। और अगर एमपी और एपी में देखें तो फर्स्ट 3 स्टेजेस तक एपी जो है इसके नीचे है, बराबर है, इसके बाद एपी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो हमने इस तरह से पाया कि फर्स्ट स्टेज जो है इंक्रीजिंग रेट से कुल उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरी स्टेज में जहां तक एमपी 0 तक आ गया है, यहाँ पर ये सेकंड स्टेज है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है टीपी, और उसके बाद टीपी गिर रहा है और ये नेगेटिव हो गया। एग्जाम में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी आता है कि टीपी की ये टेबल दे दी, नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए और कहा कि एमपी निकालो, तो आपको उल्टा माइनस करना है, और एमपी से टीपी निकालना हो तो प्लस करते जाना है, तो आपको मिल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि आप अगर एमपी 0 है तो टीपी कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अगर एमपी नेगेटिव है तो टीपी फॉल करेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आते भी हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, वन लाइनर भी आ सकते हैं। अब इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने उसी टेबल से ग्राफ बनाया, टीपी, एमपी, एपी ये रहा और नंबर ऑफ लेबर ये रहा। आप ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है 3 यूनिट तक, ये फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ पर एमपी भी सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेज है बी तक, जब उत्पादन स्थिर हो गया है और ये हो गया है 6 यूनिट पे 0 एमपी, और ये टीपी गिरने लगा है जब एमपी हो गया ये नेगेटिव। तो हमने टेबल से भी उसी लॉ को समझाया कि पहले उत्पादन यहाँ से यहाँ तक बढ़ती दर से, यहाँ से यहाँ तक घटती दर से, और यहाँ से गिरने लगेगा उत्पादन। यहाँ एमपी नेगेटिव होगा तो ये गिरने लगेगा। तो इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है कि हमने फिक्स फैक्टर को हमने फिक्स रखा है, उनको नहीं बढ़ाया है, सिर्फ लेबर को बढ़ाया है, क्योंकि ये शॉर्ट रन में है नियम, इसलिए फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहेंगे। और आप एमपी को देखिए, पहले ये ऊपर था, एपी से ऊपर था, यहाँ दोनों बराबर हो गए, उसके बाद एपी ऊपर है और ये तेजी से नीचे एमपी फॉल हो गया। अब है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। पहली अवस्था में हमें उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है कि एक ही काम को कई भागों में बांट लेना, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, काम तेजी से होता है और उसकी क्वालिटी भी बनी रहती है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक
टेलर है, उसने कटर रखे हैं, स्पेशलाइज करते हैं कटिंग में, तो वो सिर्फ कटिंग करेंगे। और कुछ है जो स्टिचर हैं, जो सिर्फ स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। कुछ सिर्फ बटन लगाते हैं, और कुछ तो हेल्पर ऐसे होते हैं जो सुई में धागे ही डालते रहते हैं। तो ये क्या है? ये डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसमें जो स्पेशलाइज कर रहा है उसको वो काम दिया गया है, तो काम तेजी से होगा। अगर अकेला लेबर का दर्जी काम करता, टेलर काम करता, तो 3 दिन में एक सूट बनाता। लेकिन अब वो 3 सूट एक दिन में बना सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। अब दूसरा है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग फैक्टर्स। मशीन अभी लगाई गई है, और उसमें जब लेबर बढ़ने शुरू होंगे, तो जब तक मशीन मान लीजिए 100 मीटर कपड़ा कर सकती है, पहले ने 10 किया, दूसरे ने 20 किया, तीसरे ने और ज्यादा 35 कर लिया, तो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। और लेबर का और फिक्स फैक्टर का सिर्फ कारक का अनुपात भी बहुत अच्छा है, 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे। लेकिन और ये देखिए परफेक्ट रेशो भी है, अनुपात भी परफेक्ट है। और कई बार जब नया काम शुरू होता है तो होलसेलर की तरफ से डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो इसलिए उनको, उत्पादक को भी फायदा, सस्ता हो गया, और होलसेलर का जो मांग है वो भी बढ़ गई। फिर उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कि किस कारण से आपको डिक्रीजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, घटते प्रतिफल मिल रहे हैं। क्योंकि एक फैक्टर जो है वो फिक्स है, उसको नहीं बढ़ाया जा रहा, सिर्फ लेबर को बढ़ाया जा रहा है। तो कुछ समय तक तो उनका रेशो अच्छा है, तो ठीक है। उसके बाद मशीन पर, एक ही मशीन पर इतने लोग काम करेंगे तो उनका अनुपात बिगड़ जाता है, उनका कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ जाता है, तो इस कारण से गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है कि जो फिक्स फैक्टर है, यानी मशीन है और लेबर है, वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकते। जो मशीन है मशीन का काम करेगी, लेबर है लेबर का, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। और पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अब मशीन पे एक्स्ट्रा भार पड़ गया, बहुत ज्यादा लोग एक ही मशीन पर काम करने लगे, इसी वजह से वियर एंड टियर हो जाता है, यानी कि तोड़ फोड़ हो जाती है, घिसावट हो जाती है, मशीन में बार बार रिपेयर कराना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो और लास्ट में इम्परफेक्ट फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर रेशो, इनका अनुपात फिक्स फैक्टर का यानी स्थिर और परिवर्ती कारकों का अनुपात जो है बिगड़ जाता है, इसलिए हमें डिक्रीजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम टोटल ऑफ MP इज इक्वल टू TP। MP को जोड़कर TP निकल सकता है, तो टोटल जितना MP का होगा उतना ही TP का होगा। When TP is maximum, MP is 0। जब TP अधिकतम है तो MP 0 है। When MP is negative, ऋणात्मक है जब MP, तो TP फॉल्स, TP गिरता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।